हेलो टेंथीज़, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 15 का लास्ट पार्ट जिसका नेम है आर एनवायरनमेंट। इसमें हम कुछ हमारे सेक्शंस रह गए थे, हम उसको अपडेट कर रहे हैं। देखो, हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि फूड वेब क्या होता है, यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है और इसी तरह से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मैंने चैप्टर 6 यानी लाइफ प्रोसेस के अंदर बता दी थी। ठीक है, फूड वेब का चैनल आपको ऑलरेडी समझ आ रहा होगा। ये हैं प्लांट्स को खाया स्मॉल फिशेस ने, स्मॉल फिशेस को खाया बिग फिशेस ने, और उनको खाया लार्जेस्ट फिशेस ऑफ द एनिमल यानी कि एक्वेरियम ने। ठीक है, सो इस तरह से हर कोई एक दूसरे को खाकर जिंदा है। अब यहाँ पर जो है, अभी आप अगर देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म 10% लॉ। 10% लॉ ये यूनिवर्स का बनाया हुआ एक फैक्ट है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस जो होती है वो यूनिवर्सल फैक्ट्स पे चलती है। तो अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी ट्रांसफ़र की। अगर आप इसकी शेप देखो तो ये कुछ पिरामिड शेप जैसा है। अब ये पिरामिड शेप जैसा क्यों है? जो सबसे नीचे का प्रोड्यूसर सेक्शन है, प्रोड्यूसर सेक्शन की जो एनर्जी है वो 1000 पाउंड्स अगर है, ठीक है, 1000 पाउंड्स का सिर्फ 10% हिस्सा ही ऊपर ट्रांसफ़र होगा, जो भी इन प्लांट्स को खाएगा। अब आप पूछोगे कि 90% हिस्से का क्या होगा? 90% हिस्सा वो अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपने फूड को अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ कर देगा। सिर्फ 10% हिस्सा इस 10,000 का ऊपर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 100 पाउंड्स ट्रांसफ़र। इसके बाद जो हमारे बिग फिशेस हैं, बिग फिशेस इन स्मॉल फिशेस को खाकर या एक्वेटिक वॉर्म्स को खाकर ज़िंदा रहेंगी। इसी तरह से सेम वे 10% हिस्सा ऊपर ट्रांसफ़र होगा, दैट मीन्स 10 पाउंड्स, और उसके बाद भी ऊपर 10% ही हिस्सा एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, जो कि है 1 पाउंड। इसको थोड़ा और बेटर समझ लेते हैं कि फूड का ये पिरामिड स्ट्रक्चर क्यों बना हुआ है। पिरामिड स्ट्रक्चर ये आपकी एनसीईआरटी बुकलेट में भी अवेलेबल है। सबसे नीचे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, जिनको हम ऑलरेडी प्लांट्स कहते हैं। इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो 10,000 जूल्स होती है। जब इसको कोई रैबिट खाता है तो उसको कितनी एनर्जी, क्या 10,000 के 10,000 जूल्स रैबिट में आ जाएंगे? नहीं, रैबिट में नहीं आएंगे। रैबिट में सिर्फ 10% हिस्सा ही ट्रांसफ़र होगा, यानी 1/10, दैट मीन्स 1000 जूल्स ट्रांसफ़र होंगे। इसके बाद जब रैबिट को कोई पाइथन खा लेगा तो 1000 के 1000 जूल्स तो रैबिट से पाइथन में चले जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लॉ का नेचर है। तो उसमें सिर्फ 10th हिस्सा ट्रांसफ़र होता है, जो कि ये है 100 जूल्स। और उसके आगे जब पाइथन को कोई ईगल खा लेगी तो आप बोलोगे कि ईगल में भी तो इतनी एनर्जी आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 10% लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। सपोज इफ अगर यहाँ पे 100% एनर्जी है तो यहाँ पे सिर्फ 10% रह जाएगी, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ 1% रह जाएगी। सिमिलर वेज यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है, यहाँ पे 10,000 एनर्जी है तो यहाँ 1000 रह गई है, फिर यहाँ 100, फिर यहाँ 10, तो ऑटोमेटिकली ये पिरामिड की शेप ले लेता है। हर चीज़ की जो डेफिनेशंस हैं, जो डायग्राम्स हैं, आपको साथ साथ दिए जा रहे हैं। आप इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। इसके बाद हम दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है बॉडी में, किसी भी बायोटिक की बॉडी में कोई भी हार्ड मेटल्स का प्रेजेंस होना। अब आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज़ होता है और वो सारे पेस्टिसाइड्स को मार देता है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से इस सच को ट्विस्ट करते हैं, सभी मेटल्स को नहीं मार सकता। आपने कभी सुना है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा कोई पेस्टिसाइड फॉर्म हो गया है, स्टोन्स हो गए हैं, तो ये उन्हीं सब रीज़न से होते हैं। लोग बोलते हैं कि लोग हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से मर गए, तो वो ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं होता। धीरे धीरे करके बाय द टाइम चीज़ें डिपॉजिट होती रहती हैं हमारी बॉडी में। ऐसा कोई सब्सटेंस आप नहीं खा सकते जिससे हम इन चीज़ों को बाहर निकाल सकें।
ठीक है, तो अब हम इसको फ़िश की लाइफ के ऊपर देखते हैं। ये है न्यूबॉर्न फ़िशेस। न्यूबॉर्न फ़िशेस जो हैं अभी वाटर में हैं और अभी इन्होंने बहुत ही थोड़ा सा पानी पिया है। तो पानी पीना या अभी इनकी बॉडी में कोई भी मर्क्यूरी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 2 या 3 महीने की हुई तो कुछ कुछ मर्क्यूरी का लेवल दिखाई देने लगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जब वो 8-9 मंथ्स की हुई तो उनकी बॉडी 50% भर चुकी थी मर्क्यूरी से। बट जब वो 2 या 3 साल की हो गई तो टाइम के साथ साथ मर्क्यूरी का लेवल भी बढ़ने लगा। यानी जैसे जैसे आप चीज़ें कंज्यूम करते हो वैसे वैसे पेस्टिसाइड्स का, वैसे वैसे अलग अलग हार्ड एलिमेंट्स का लेवल आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये कभी भी एक्सक्रीट आउट नहीं होता। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ये है एक बच्चा जो कि जिसका नाम है एक्स। एक्स ने क्या किया, वो एक ग्रेप वाइन के पास रहता था। रोज़ जाके कुछ ग्रेप्स बिना ही धोए खा लेता था। अब पहले तो वो 100 ग्राम्स ग्रेप्स खाता था तो उसके पेट में थोड़ा सा पेस्टिसाइड गया। आपको पता है ऑलरेडी जो फार्मर्स होते हैं अपने ग्रेप्स को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उन पे इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स लगा कर रखते हैं। और वो उसने ग्रेप्स वहाँ से तोड़ा और खा लिया। उसके पेट में भी थोड़ा सा पेस्टिसाइड चला गया। कोई बात नहीं, थोड़े से पेस्टिसाइड से क्या होगा। लेकिन रोज़ वो 250 ग्राम के करीब वहाँ से ग्रेप्स को तोड़कर खाने लगा। और पूरे साल के अंदर अगर हम देखें तो इतना सारा पेस्टिसाइड उसके पेट में डिपॉजिट हो जाएगा। ये पेस्टिसाइड आप कोई भी चीज़ खाकर, कोई मेडिसिन खाकर, गर्म पानी पीकर या किसी भी तरीके से एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। देन इसके बाद आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो कि है इस तरह से। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, अब हम देखते हैं किस तरह से फूड चेन के अंदर मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशन होता है। मर्क्यूरी हो या कोई भी लेड हो, आपको पता है ऑलरेडी। अगर आप गंगा रिवर की हिस्ट्री देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे वाटर के अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो प्रेजेंट हैं। और हमारे पास जो वाटर आता है वो ड्रिंकेबल क्वालिटी आता है घर पे, जिससे हम रोज़ यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं, हम बात करते हैं और हम क्लीनिंग करते हैं घर की। अलग अलग वर्क हम करते हैं उससे। ठीक है, अब आप पूछोगे वो ड्रिंकेबल वाटर तो नहीं होता मैम, वो तो मेरे आरओ से आता है। हम उसको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए और प्योरीफाई करते हैं, लेकिन वो ड्रिंकेबल क्वालिटी है। क्यों ड्रिंकेबल क्वालिटी है? क्योंकि हर किसी के घर पे तो आरओ नहीं है, हर किसी के घर पे तो एक्वागार्ड नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे ही ड्रिंक करते होंगे जो बहुत बिलो दी पॉवर्टी लाइन होंगे। तो इस तरह से वो ड्रिंकेबल क्वालिटी दी जाती है ताकि जो ऐसे मालन्यूट्रिशियस बच्चे हैं उनको भी कुछ नुकसान ना पहुँचे। अब ये देखो यहाँ पे हैं वाटर ड्रॉप्स। एक वाटर ड्रॉप के अंदर जो मर्क्यूरी का लेवल है वो 1 मर्क्यूरी आयन है। ठीक है, अब प्लांट्स ने ऐसे ही 2 वाटर ड्रॉपलेट्स को कंज्यूम कर लिया, यानी पर एक लीफ के अंदर 2 माइक्रोन्स ऑफ मर्क्यूरी आ गए। इसके बाद हम आते हैं ये एक्वेटिक वॉर्म्स पे। ये एक्वेटिक वॉर्म्स जो हैं इन्होंने इस 2 पत्ते को एक वॉर्म ने खा लिया। तो यहाँ पे कितने हो गए? ये 4 मर्क्यूरीज हो गए। यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ मर्क्यूरी एक वॉर्म में अवेलेबल है। अब इस छोटी फिश को जो है इंसेक्ट ईटिंग फिश को भूख लगी, इसने ऐसे 2 वॉर्म्स उठाए और खा लिए। तो इसके अंदर कितना मर्क्यूरी हो गया? इसमें 8 माइक्रोन्स ऑफ मर्क्यूरी हो गया। इसके बाद ये वाली जो फिश थी इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसने कुछ 2 से ज़्यादा खा लिया। तो इसमें 9 एटम्स हैं, इसमें ऐसे ही सेम करके 10 एटम्स हैं। और ये जो बहुत बड़ी फ़िश है जो दूसरी छोटी फ़िश को खा के ज़िंदा रहती है, इसने इन तीनों के तीनों छोटी फिशेस को खा लिया और इससे इसके अंदर 27 एटम्स ऑफ मर्क्यूरी डिपॉजिट हो गया। अब बेचारे इस ह्यूमन बीइंग को तो पता भी नहीं था कि पानी में इतना मर्क्यूरी अवेलेबल है और इस तरह से फूड चेन में चला आ रहा है। ये गया जाके इसने क्या किया, ऐसी 7-8 फिशेस पकड़ ली और घर जाते ही 5 फिशेस को बना के खा भी गया। 27 × 5 = 135 एटम्स ऑफ मर्क्यूरी उसने एक ही दिन में कंज्यूम कर लिया। क्या ऐसा कोई भी प्रोसेस है जो पेट से इंसान की या ह्यूमन बॉडी से मर्क्यूरी को निकाल पाएगा? नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके अपने रजिस्टर्स पे भी बना सकते हैं ताकि आपको ये याद रह जाए।
इसके आगे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है। ये है हमारा प्यारा सा सन और ये है हमारी अर्थ। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। अर्थ जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, यानी कि ये जो ग्रीन पार्ट है हम इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, ये जो वाटर पार्ट है हम इसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, और जो ये एयर वाला पार्ट है हम इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसमें कितने तरीके की गैसेस अवेलेबल हैं? एयर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें और भी गैसेस हैं लेकिन ये मेजरली अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखवा दी हैं। इस एयर में कौन कौन से अवेलेबल हैं? ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब ये क्या है? ये बेसिकली ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है ये बताया जा रहा है आपको। ये जो डॉटेड लाइन है ये है हमारी ओजोन लेयर, और या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पास 1 मार्कर में क्वेश्चन आए कि ओजोन लेयर को और क्या बोलते हैं तो आप उसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके हर एक चैप्टर के बाद आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस और ऑल ओवर द इंडिया आपको ऑनलाइन स्टडी के ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। इस वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर अवेलेबल है। अगर कोई भी डाउट अरेज होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर योर हेल्प। ठीक है, लेकिन इट्स अ बोर्ड क्लास, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है और बहुत क्विकली चीज़ों को गो थ्रू करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हर जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है वहाँ पे हम लिखते हैं O2, राइट? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो ओजोन ब्लैंकेट है वहाँ पे हम लिखते हैं O3। वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? O3। अब यार ये O2 यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ O3 लिखा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़े फ्लैशबैक में, थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देयर वाज अ टाइम जब ये भी O2 हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि सन ही एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में किया था, तो फोटोसिंथेसिस में सेम प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक करके पहले O2 बनता था, लेकिन जैसे ही इसने एक हिस्से को ब्रेक करना शुरू किया तो इस यहाँ पे क्या हुआ, कुछ O2 मॉलिक्यूल्स तो सिंगल हो गए लेकिन कुछ अभी भी रिमेनिंग थे, और इसी से बना O3। इससे क्या बना? O3 बना। ठीक है, अगर ये UV ब्लैंकेट ना हो, अगर ये ब्लैंकेट हमारे आसपास ना हो तो हमें कैंसर हो सकता है, हमें आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी हार्मफुल डिजीज़ेस हो सकते हैं, हमारी स्किन डायरेक्टली बर्न भी हो सकती है। तो इसका होना हमारे लिए मैंडेटरी है। और आपको पता है इसको बनाता कौन है? इसको ये स्ट्रॉन्ग भी UV रेज ही करती हैं। तो अर्थ जो है वो बेसिकली सन कितना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ये चीज़ आप समझ रहे हो। जब भी आप इस आंसर को अटेम्प्ट करोगे तो आप बहुत ही ढंग से इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे। ओके, ऑल राइट, कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। अब ये है हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल्स, जो हम फर्स्ट डे ऑफ द चैप्टर हम कर चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि वेस्ट जनरेट करते हैं। हम अपने घर पे होते हैं तो प्लास्टिक बैग्स में खाना लेकर आते हैं, मिल्क पैकेट्स लेकर आते हैं, कोक टिन को कंज्यूम करते हैं, सिरिंजेस होती हैं, प्लास्टिक इंजेक्शंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने एटमॉस्फेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए या मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल्स क्या होते हैं? जो अर्थ के सरफेस के अंदर डिज़ोल्व हो सके। ठीक है, जो अर्थ के सरफेस के अंदर क्या हो सके? डिज़ोल्व हो सके, जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, टी लीव्स, या फिर ड्राइड लीव्स, या फिर डेड एनिमल्स या डेड ह्यूमन बींग्स। ये सब चीज़ें जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने वेस्ट को रिड्यूस करें, चीज़ों को रिसाइकिल करें या रीयूज़ करें। हम प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करके घर से बैग्स भी लेकर जा सकते हैं, पेपर बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ग्लास मटेरियल का कम से कम इस्तेमाल करके
आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। दिस इज़ एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो। आपको कोई भी डाउट हो तो यू आर ऑलवेज हैविंग माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप एंड आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।